गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो लेक्चर हम खासकर उन बच्चों की अपलोड कर रहे हैं जो इस बार 10th पास किए हैं। ऐसा है बच्चों कि 11th का न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने ही वाले थे। हम सोच ही रहे थे कि अब 11th का न्यू बैच देंगे। इसी बीच कोरोना के कारण फिर से स्थिति आपका खराब हो गई और ऑफलाइन में कोचिंग बंद हो गया। तो और कब खुलेगा ऐसा कोई निश्चित डेट भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता कब खुलेगा, वो तो स्थिति बताएगी। तो तब तक हम लोग बैठ के इंतजार करें कि ऑफलाइन में कोचिंग खुलेगी तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि तब तक यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और जब ऑफलाइन में खुलेगी तो जहां तक इधर पढ़ चुके होंगे उससे आगे हम लोग वहां ऑफलाइन में फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लियर है बच्चों? तो तब तक हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ही, जब तक ऑफलाइन में कोचिंग नहीं खुलती है तब तक यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 11th फिजिक्स एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग से हिंदी डालेंगे। फिजिक्स ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों 11th यानी 11th का फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बच्चों 11th के फिजिक्स में कितना चैप्टर है, क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करना है, इन तमाम चीजों को जानने से पहले आपको एक टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ना पड़ेगा बच्चों, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। इसे हिंदी में बच्चों बोलते हैं गणितीय साधन या गणितीय औजार। इसको बिना पढ़े हुए आप 11th का कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर दिए तो आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी समझ में आएगा ही नहीं। यानी यही वो साधन है जिससे हम लोग 11th के फिजिक्स को सीख पाएंगे। यानी ये कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बिना रीडिंग के, इसको बिना पढ़े हुए हम इसमें एंट्री मार ही नहीं सकते। अगर कोई स्टार्ट कर दिया तो फिर समझ नहीं पाएगा फिजिक्स को ढंग से। फिजिक्स को 11th फिजिक्स हो या 12th फिजिक्स हो, अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि सर इतना इंपॉर्टेंट है, इसको बिना पढ़े इसमें जा ही नहीं सकते हैं, ये है क्या? तो बच्चों इसमें हम लोग मैथ्स के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। मैथ के कुछ टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। कहोगे सर मैथ के टॉपिक आप पढ़ाएंगे, आप तो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, मैथ के टॉपिक तो मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। बिल्कुल बच्चों मैथ वाले सर ही पढ़ाएंगे, लेकिन इस मैथमेटिकल टूल्स में कुछ 11th के मैथ के टॉपिक हैं जो 11th के मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ 12th के मैथ के टॉपिक हैं जो 12th में आपको पढ़ाए जाएंगे, और 11th 12th का मैथ आपको 2 साल के अंदर में पढ़ाया जाएगा। 11th का मैथ 11th में, 12th का मैथ फिर सेकेंड ईयर में दूसरे साल में पढ़ाया जाएगा। तो सोचिए इसका यूज हमको करना है, इसका यूज करके ही फिजिक्स हमको सीखना है, और ये पढ़ाया जाएगा आपको 2 साल में मैथ में। तो क्या 2 साल हम लोग बैठ के वेट करेंगे कि हम लोग पहले मैथ पढ़ लेंगे तब फिजिक्स पढ़ेंगे? नहीं, उससे पहले हम लोग पहले इसको बेसिक जो आपको जानना है वो हम बताएंगे, उसके बाद इसमें हम आएंगे। अब इसमें कितना टॉपिक पढ़ना है पहले इसको हेडिंग डालिए बच्चों, पहले इसको हेडिंग डालिए मैथमेटिकल टूल्स, हेडिंग डालिए हिंदी में गणितीय साधन या गणितीय औजार। अब इसमें कितना टॉपिक आपको पढ़ना है ये मैं लिखता हूं बच्चों, जरा देखिए। मैथमेटिकल टूल्स, इसमें बच्चों आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। पहला है जिसका नाम है वेक्टर, और इसी को आप बोल सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा, या तो वेक्टर कहिए या वेक्टर अलजेब्रा। हिंदी बच्चों सदिश। दूसरा है जिसका नाम है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी त्रिकोणमिति। तीसरा है जिसका नाम है बच्चों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, नियामक ज्यामिति, इसका हिंदी है नियामक ज्यामिति। चौथा है बच्चों जिसका नाम है कैलकुलस, कलन, इसका हिंदी हुआ कलन। बच्चों इसमें 2 टॉपिक आएंगे, 2 टॉपिक, एक का नाम है डिफरेंशिएशन, अवकलन,
और दूसरा का नाम है इंटीग्रेशन, समाकलन। इसको ये में दो टॉपिक आया कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। कैलकुलस का हिंदी कलन, इसका हिंदी है बच्चों अवकलन, और इसका हिंदी है समाकलन। पांचवा और लास्ट है बच्चों अलजेब्रा। अलजेब्रा हिंदी आप जानते हैं बीजगणित। ये 5 टॉपिक आपका, ये मैथ का टॉपिक है जो पहले आपको पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स का कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें से बच्चों कुछ टॉपिक हैं जो आपको 11th के मैथ में पढ़ना है और कुछ टॉपिक 12th के मैथ में पढ़ना है। तो हम लोग बैठ के 11th 12th का मैथ पूरा पढ़ के तब तो फिक्स नहीं पढ़ेंगे। हम को तो पहले ही चैप्टर 11th के पहले ही चैप्टर से यूज करना है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसको बिना पढ़े हुए कोई भी बच्चा अगर 11th का कोई भी फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करता है तो समझिए कुछ भी नहीं समझ पाएगा। अब है बच्चों कि तुमको लग रहा है कि सर ठीक है, ये अगर मैथ का टॉपिक है और आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपसे हम पढ़ लेंगे, जैसे मान लीजिए वेक्टर हम पढ़ लिए, आप वेक्टर आपके 12th में पढ़ना है मैथ में, तो हम अगर वेक्टर आपको पढ़ा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12th के मैथ के वेक्टर का बुक उठा के आप सब बना दीजिए, ऐसा नहीं है बच्चों। या हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ा दिए, 11th के मैथ में आपको पढ़ना, जो मैथ लिए होंगे उनको पढ़ना है 11th में, तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ा देंगे तो आप पूरा त्रिकोणमिति 11th का बना दिए, ऐसा नहीं है बच्चों। हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमको फिजिक्स में यूज है, उससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको अपना सिलेबस फिजिक्स ना पढ़ना है, मैथ थोड़े पढ़ना है। फिर मैथ वाले अपना पढ़ाएंगे और बायो वालों को जितना हम बताएंगे उतना ही जाना, उससे ज्यादा उसको जो बायोलॉजी लिया होगा उसको जितना हम बताएंगे उससे ज्यादा उसको पढ़ना नहीं है। अब मैथ वाले अपना मैथ में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये टॉपिक आपका 5 है, पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इत्मीनान से हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले इसको लिखिए, जल्दी मिटाएंगे हम इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए बच्चों। आइए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों पहला टॉपिक। हाँ, पहला टॉपिक आपका है जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर बच्चों हिंदी बोले थे हम इसका सदिश। अब क्या है कि कुछ टीचर या बुक भी इसको फिजिक्स का चैप्टर मानता है, 11th फिजिक्स का चैप्टर मानेगा। टीचर लोग भी आपको कुछ ऐसे हैं जो इनको चैप्टर मान के पढ़ाएंगे। बुक्स में भी देखेंगे तो फिजिक्स का चैप्टर दिया हुआ, हम इसको मैथमेटिकल टूल्स के अंदर रखें। बच्चों फिजिक्स का चैप्टर मान के पढ़िए या मैथमेटिकल टूल्स में इसको एक टॉपिक मान के पढ़िए, पढ़ तो रहे हैं ना भाई, पढ़ तो रहे हैं वेक्टर। ये बहुत आपको फिजिक्स में चैप्टर बना के पढ़ाएंगे टीचर और बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते। तो वो तो मैं बोला हूं कि पूरे मैथमेटिकल टूल्स ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई टीचर इसको फिजिक्स में चैप्टर मान के पढ़ा रहे हैं कि भाई ये वो फिजिक्स का ही चैप्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर मान के पढ़िए या टॉपिक पर मान के पढ़िए, हम तो पढ़ रहे हैं। अब बात आती है बच्चों कि वेक्टर क्या है। तो वेक्टर के बारे में कुछ भी एक लाइन भी पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म है बच्चों जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, पहले आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। अभी हम उसको होल्ड पे रख दिए हैं, वेक्टर पे अभी बात आएंगे, फिर घूम के वेक्टर पे, अभी वेक्टर को रोक दिए हैं। वेक्टर में कुछ भी पढ़ने से पहले एक टर्म है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। पहले ये जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है, तब आएंगे फिर कहां बच्चों, वेक्टर पर, सदिश पर। पहले उसको अभी होल्ड पे रखें, फिर से सुन लीजिए। पढ़ना हमको वेक्टर है, अभी इसको वेक्टर ही डाल के वेक्टर में आने से पहले इसको पहले जानेंगे कि फिजिकल, तब इसी से इस पर आएंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि किसे कहते हैं। अब हम ऐसा नहीं है कि ये तू पहली बार सुना है, मैं तुमसे पूछूं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ, भौतिक राशि का नाम बताओ, तो तुम जानते जरूर हो लेकिन अभी तुमको ध्यान में नहीं। जैसे हम बोलेंगे बस तुमको याद, अच्छा ये सर ये है, सब आदमी जान रहे हो। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि फोर्स क्या है, बल जिसको हिंदी में आप कहते हैं, वेलोसिटी क्या है जिसको आप हिंदी में वेग बोलते हैं, स्पीड क्या है जिसको आप हिंदी में चाल बोलते हैं, टाइम क्या है हिंदी में आप समय बोलते हैं, लेंथ क्या है जिसको हिंदी में आप लंबाई बोलते हैं। ये जितने भी क्वांटिटी हम आपको बोर्ड पे लिखे, यही तो फिजिकल क्वांटिटी है।
यही तो भौतिक राशि है। फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, लेंथ, मास, द्रव्यमान, ये सब थोड़े आप पहली बार सुने हैं। आप तो ये 10th क्लास 9th क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं। तो ये जितना भी हम आपके बोर्ड पर लिखे हैं आपके सामने, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। नाम तो आप जानते थे, आपको ध्यान में नहीं था, लेकिन तुमसे हम, ठीक है, तुमको लगा कि सर ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। कोई नाम पूछेगा, अभी तुमसे 5 गो हम लिखे, तू 50 गो अभी तू बोल देगा कि तुमको पता है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। लेकिन बच्चों, अगर आपसे हम पूछें कि इसको परिभाषित कैसे करते, कैसे डिफाइन करें, कोई पूछ दिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो नाम थोड़े बता देंगे, उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना, उसको परिभाषा बताना पड़ेगा ना हमको कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो अगला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसके सामने परिभाषित करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। नाम तो जानते हैं लेकिन परिभाषा दे नहीं पा रहे हैं। तो सुनिए, आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या है, तो एक लाइन में उसको जवाब दीजिए बच्चों कि दुनिया के वे सभी राशियां, ऑल दोज क्वांटिटीज, वे सभी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं या जिन्हें मापा जा सके। कोई क्वांटिटी आपके सामने लेके आया, अगर उसको आदमी माप सकता है तो बोल दीजिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर नहीं माप सकता है तो बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग, मापते हैं, तो लेंथ को मापा जा सकता है, ये मापने योग्य है, इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास हम लोग तौलते हैं वजन, तो मास मापने योग्य, इसको मापा जा सकता है, इसको हम माप सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को माप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को माप सकते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड, आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ है जो स्पीड बताता है, ये भी मेजर हो सकता है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम मेजर हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो वे सभी क्वांटिटी जिन्हें मेजर कर सकते, जो मापा जा सके, जिन्हें मापा जा सकता है, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ठीक है, ये सारे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इन्हें हम माप सकते हैं, तो कोई ऐसा क्वांटिटी बताइए तो जिन्हें ना माप सके, जो फिजिकल क्वांटिटी ना हो। बिल्कुल बच्चों, जैसे देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूं कुछ क्वांटिटी के नाम। पेन, दर्द, लव, प्यार, हैप्पीनेस, सैडनेस, अफेक्शन, लगाव। फिर से सुनिए, पेन, दर्द, लव, प्यार, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, उदासी, अफेक्शन, लगाव। अब बताइए, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पेन, आपको कोई पूछा, डॉक्टर आपसे पूछा क्या हो रहा है, तो आप बोले कि दर्द हो रहा है, पेन है। कितना पेन है, क्या मैं माप के बता सकता हूं कि 2 kg? क्या इसको मापने के लिए कोई यूनिट बना क्या कि 2 kg दर्द हो रहा है, या 200 ग्राम दर्द हो रहा है, या 2 मीटर दर्द हो रहा है? नहीं, इसको मापने के लिए कोई यूनिट बना ही नहीं, क्योंकि हम इसे माप ही नहीं सकते हैं। पेन को, दर्द को माप नहीं सकते, हम मेजर करके नहीं बता सकते हैं। दैट मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लव, आई लव माई कंट्री, आई लव माई फादर, आई लव माई ब्रदर, लेकिन कितना, हाउ मच, कितना हम किसी से लव करते हैं, प्यार करते हैं? क्या 2 kg लव कर रहे हैं? क्या इसको माप सकते हैं? क्या इसका यूनिट बना क्या? नहीं, ये लव जो है बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, खुशी, कोई कितना खुश है, ये मेजर करके बताने वाली चीज नहीं है, हम इसको नहीं मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सैडनेस, उदासी, कोई कितना उदास है, ये मेजर करके बताने वाली चीज नहीं है, इसको माप के नहीं कर 2 kg कोई उदास है या 2 लीटर उदास है, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अफेक्शन, लगाव, किसी से हमको कितना लगाव है, ये कोई मेजर करके बता सकता है क्या? नहीं। फीवर, बुखार, कहोगे सर क्या बोल रहे हैं आप, फीवर तो मेजर करते हैं? नहीं भाई,
थर्मामीटर से आप फीवर मेजर थोड़े करते हैं, थर्मामीटर से आप मेजर करते हैं टेम्परेचर, ताप। हाँ, तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर तो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन बच्चों फीवर यानी बुखार कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि ये जितना लिखा हुआ है ये सब जो है बच्चों, ये इसको मापने योग्य नहीं है, इसको नहीं माप सकते हैं। दैट मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और जिन्हें माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपको पहले लिखे थे। क्लियर है बच्चों? तो लिखिए डिफिनीशन, डिफिनीशन लिखेंगे मेरे साथ फिजिकल क्वांटिटी के सारे बच्चे। भौतिक राशि किसे कहते हैं बच्चों? ऑल दोज quantities which can be measured are called physical quantities. All those quantities which can be measured are called physical quantities. For example बच्चों, इसके नीचे में कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन बहुत सारा है। ईटीसी लगाइए, कितना लिखिएगा ईटीसी। ये सारे मेजरेबल, इसको माप सकते हैं। दैट मीन्स ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। हिंदी लिखेंगे, जो हिंदी में लिखते हैं फटाफट मैं बोल रहा हूं। वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाते हैं। वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाते हैं। जैसे में लिखेंगे बच्चों, जैसे में द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादि। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों। थोड़ा स्पीड में बोल दिया, वीडियो को रोक के अपना पीछे करके आप देख लीजिएगा हिंदी। आगे बढ़ा जाए बच्चों। ये तो हम जान गए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये हम जान गए बच्चों। अब आते हैं जो मेरा टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है वेक्टर, जो हमको पढ़ना है। अब समझते हैं कि आखिर वेक्टर क्या है। देखिए, इसको समझने से पहले, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक जो भी कहिए, इसके बिना फीस में कुछ पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो पहले ये पता करते हैं बच्चों कि इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों वेक्टर बना। साइंटिस्ट इसको क्यों, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग फालतू में थोड़े पढ़ते हैं, फालतू में हम लोग पढ़ने के थोड़े, फालतू का चैप्टर तो नहीं बना होगा। कोई ना कोई, आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो कोई ना कोई आवश्यकता इसकी हुई होगी। नीड क्या है इसकी, क्या आवश्यकता है, क्यों ये चैप्टर बना, वेक्टर नाम आया कहां से, पहले इसके बारे में जान जाते हैं बच्चों। तो जब इसकी नीड पता चल जाएगी, आवश्यकता हमको पता चल जाएगी कि इसकी क्या जरूरत है, तब हमको पढ़ने में और मजा आएगा, बहुत लगाव हो जाएगा हमको, इससे इंटरेस्ट जाएगा। तो पहले ये जानते हैं बच्चों कि आखिर वेक्टर मतलब वेक्टर नाम आया कैसे, इसकी जन्म कैसे हुई। आइए बच्चों देखिए, मान लीजिए अभी पूरा क्लियर होगा आपको, उसका हम आएंगे डिटेल में, पूरा एकदम डिटेल स्टडी करना है हमको बच्चों। दो फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने, अभी तो जाने आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। दो फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने लेते हैं, एक का नाम है मास, भाई द्रव्यमान एक फिजिकल क्वांटिटी है, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं फोर्स, बल। आप जानते हैं ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी बहुत है, लेकिन अभी हम लोग दो लिए, एक इधर मास लिए, इधर फोर्स लिए, क्योंकि हमको समझना है कि वेक्टर कहां से आया, नाम कैसे बना वेक्टर। बच्चों एक काम कीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल बोले तो तराजू है, मेरे पास एक तराजू है बच्चों। इस तराजू में दो मास रखा हुआ है, एक का नाम है
ये एक लकड़ी का टुकड़ा है बच्चों, जिसका मास m1 है मान लीजिए, और m1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 kg, यानी ये 10 kg का इस तराजू में, वेइंग स्केल में बच्चों 10 kg का एक वस्तु रखा हुआ है। बहुत गौर से सुनिएगा। इसके जस्ट बगल में एक 12 kg का एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 12 kg का है, इसका नाम m2 है। दो लकड़ी का टुकड़ा है और m2 बराबर है बच्चों 12 kg। दो लकड़ी का टुकड़ा एक वेइंग स्केल में, एक तराजू में रखा हुआ है। बच्चों ऐसे अगर देखें तो m1 अभी m1 लेफ्ट साइड में है और m2 राइट साइड में है, देख रहे हैं आप। अब क्या किए कि इन दोनों को वजन की, तो इन दोनों को वजन करेंगे बच्चों, तो आपसे पूछेंगे कि नेट कितना मास है। अरे एक m1 बराबर 10 kg का है, m2 12 kg का है, इसको वजन किए, आपसे पूछे कि नेट मास बताइए, नेट नेट मतलब टोटल, तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, m1 प्लस m2 वजन करेंगे तो 10 kg आप प्लस 12 kg, यानी आ जाएगा आपका 22 kg, 22 kg आ जाएगा। अब क्या किए बच्चों, इसी को केस 1 की बात है बच्चों, इसी मास को, अब वही वेइंग स्केल, वही तराजू है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, पहले m1 था लेफ्ट, m2 था राइट। अब क्या करते हैं कि m2 को ले जाते हैं लेफ्ट, m2 को ले जाते हैं बच्चों लेफ्ट, ये आ गया m2। m1 को ले जाते हैं राइट, ये आ गया आपका m1। देखिए पहले जहां m2 था वहां चला गया, देखो ना, पहले m1 था लेफ्ट, तो अब m1 आ गया राइट, ये m1 आ गया। अब पहले m2 था राइट में, तब m1, सॉरी ये m1 है, ये m2 है, तो ये m1 है बच्चों। हाँ देखो फिर से, मतलब हौच पच नहीं होना चाहिए। देखिए पहले m1 लेफ्ट में था, अब m1 चल गया राइट में। अब पहले m2 राइट में था, अब m2 आ गया लेफ्ट में। खाली क्या किए, दोनों का मतलब लेफ्ट राइट कर दिए, जगह चेंज कर दिए। अब तुमसे पूछें कि अभी वजन, अभी भी m1 वही है, वही मास है, तो m1 बराबर 10 kg है और m2 बराबर है बच्चों 12 kg। अब हम तुमसे पूछें, कहो सर क्या बताएं, पहले सुनो तो। अब तुमसे हम पूछे कि अब वजन करके बताओ तो m नेट, तब बोलोगे सर अभी भी m नेट आएगा मेरा m1 प्लस m2, यानी अभी भी आएगा 10 kg प्लस 12 kg, यानी 22 kg। बिल्कुल सही है, अभी भी 22 kg आया। अब आई, पहले रहने दी, इसको अब रहने दी, अभी ऐसे ही। केस 2 में आइए, क्या करना है बच्चों कि एक लकड़ी का, एक मेरे पास एक ऐसा टेबल है, इस टेबल पे 10 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 10 kg का एक लकड़ी का गुटका है। ध्यान से सुनिएगा, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक का नाम है F1 और दूसरे फोर्स का नाम है बच्चों F2। गौर से सुनना, दो, इधर दो मास था, इधर दो फोर्स ली। अब दोनों अभी बताइए अभी किधर है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तभी दोनों फोर्स लेफ्ट टू राइट रगला है। मान लीजिए कि m1 का वैल्यू भी है 12 न्यूटन और m2 का वैल्यू भी है बच्चों 12 न्यूटन। तो अभी दोनों फोर्स अभी लेफ्ट टू राइट लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों लग रहा है इस बॉडी पर। तुमसे हम पूछे कि अभी बताओ तो इस 10 kg की वस्तु पर नेट फोर्स कितना लगा, नेट टोटल। तो तुम कहो सर क्या बात है, सीधे जोड़ दीजिए, F नेट बराबर F1 प्लस F2 बराबर बच्चों 12 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन, यानी 24 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए जरा सुनिए, अब इसी टेबल पे वही 10 kg का ऑब्जेक्ट है बच्चों, वही 10 kg का ऑब्जेक्ट है। अब एक फोर्स को अभी भी रहने दिए F1 को लेफ्ट टू राइट, लेकिन F2 को कर दिए अब बच्चों राइट टू लेफ्ट। देखो पहले भी दोनों फोर्स इसी बॉडी पर लग रहा था, अभी भी दोनों फोर्स इसी बॉडी पर लग रहा है 10 kg पर ही, लेकिन अब एक का डायरेक्शन देखो, पहले दोनों था लेफ्ट टू राइट, ऐसे एक ही डायरेक्शन, अब एक हो गया लेफ्ट टू राइट, एक हो गया राइट टू लेफ्ट। अब तुमसे पूछें कि अभी बताओ नेट फोर्स कितना आएगा, जल्दी बोलो कि अभी इस केस में इस बॉडी पर नेट फोर्स, ये बॉडी आगे बढ़ेगा कि नहीं, नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब नेट फोर्स क्या आना है, 0। अब सोचो, अब बच्चों सोचने वाली बात है कि पहले भी इसी बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहा था,
तो नेट आया 24 न्यूटन। अभी भी इसी बॉडी पर दोनों फोर्स, अभी भी कोई दूसरा बॉडी थोड़े, खाली डायरेक्शन बदल दिए, दोनों फोर्स आया था, नेट फोर्स आ गया 0। और यहां देखिए, मतलब डायरेक्शन, एक फोर्स को जैसे ही डायरेक्शन बदले लेफ्ट टू राइट किए तो नेट 24 से एक के बार 0 हो गया। और यहां क्या है कि लेफ्ट राइट किए, कुछ भी किए तो 22 से रहा, यहां तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां एक के बार 24 से 0 हो गया। इसका मतलब है, अब वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि इसका मतलब है कि मास का बिहेवियर और फोर्स का बिहेवियर, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है। एक देखिए मास, जिसको दिशा से कोई मतलब नहीं, कैसे भी करके लेफ्ट राइट करके वजन किए 22 से आया बच्चों, लेकिन इसको जैसे ही डायरेक्शन बदल दिए तो एक के बार 24 से क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि मास को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, जबकि फोर्स को डायरेक्शन से मतलब है। जैसे ही डायरेक्शन बदल दिए फोर्स का वैल्यू बदल गया, जबकि मास को लेफ्ट राइट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि इसका मतलब है कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी में भारी फर्क है। एक है जो डायरेक्शन से मतलब नहीं रख रहा है, जबकि दूसरा डायरेक्शन से मतलब रख रहा है। तो बच्चों यहीं से जन्म हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन से मतलब रखा, उसको नाम दे दिया गया वेक्टर, यानी सदिश। और जिसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, उसको कहा गया स्केलर। अब यहीं से दो तरह की क्वांटिटी का जन्म हुआ, यानी फिजिकल क्वांटिटी को वैज्ञानिक दो कैटेगरी में बांट दिए। एक कैटेगरी में उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया जिनको डायरेक्शन से मतलब था, और उसको नाम दे दिया गया वेक्टर, सदिश। एक कैटेगरी में उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया जिनको डायरेक्शन से मतलब नहीं था, उसको कहा गया स्केलर, अदिश। इसी दौरान बच्चों एक और तरह का कुछ फिजिकल क्वांटिटी मिला जो कभी डायरेक्शन से मतलब रखते थे और कभी डायरेक्शन से मतलब ना रखते थे। वैसे गिने चुने कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो न पूरी तरह से वेक्टर है और जो न पूरी तरह से स्केलर है, तो उनको एक और कैटेगरी में कहा गया जिसका नाम है टेंसर। सुनिए, पहले तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी मिले, एक जिनको डायरेक्शन से मतलब है, देखिए ना डायरेक्शन बदलने से वैल्यू बदल गया, एक जिनको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो जो जिनको डायरेक्शन से मतलब था उनको कह दिया गया वेक्टर, सदिश, और जिनको डायरेक्शन से मतलब नहीं था उनको कह दिया गया स्केलर, अदिश। लेकिन कुछ ऐसे भी मिल गए जो कभी डायरेक्शन से मतलब रखते थे और कभी ना रखते थे, ना कंप्लीटली स्केलर थे और ना कंप्लीटली वेक्टर थे, तो उनको कहा गया टेंसर। तो ऐसे बताइए तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने कैटेगरी में बंटवारा होंगे? 3, वेक्टर, स्केलर, टेंसर। आइए बच्चों अब समझते हैं। देखिए अब यहीं से पता चला कि आखिर वेक्टर का जन्म कैसे हुआ। तो बच्चों जरा यहां सवाल में ये तो समझाया था, इसको नहीं लिखना है आपको, ये समझाने के लिए था। आइए यहां पे लिखते हैं सबसे पहले बच्चों ऊपर में फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। 3 तरह के होंगे, 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों। एक का नाम है वेक्टर, सदिश, दूसरे का नाम है स्केलर, अदिश, और तीसरे का नाम है टेंसर। अब प्रतिसदिश इसको बोलते हैं, हिंदी छोड़िए ना, टेंसर। अब सुनिए बच्चों, ये 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन टेंसर जो है यहां पे हम लोग लिख देंगे नॉट इन आवर सिलेबस। ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं, ये हम लोग को 11th 12th में पढ़ना नहीं है। टेंसर के बारे में हम लोग यहां लिखेंगे नॉट इन आवर सिलेबस। कहोगे सर इसका नाम क्यों लिया आप? सुनिए, 2-3 फिजिकल क्वांटिटी 11th 12th में आपको मिलेंगे, 2-3
जो ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, पूरी तरह से ना स्केलर है ना पूरी तरह से वेक्टर है, जिसमें एक है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। आप घबराए गए होंगे नाम सुन करके, ये आप जानेंगे डिटेल में, रोटेशन एक चैप्टर आएगा, आगे की बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। और दूसरा है प्रेशर बच्चों, यानी दाब, नाम सुने। एक और है स्ट्रेस। तो ये 2-3 फिजिकल क्वांटिटी है, गिने चुने आपके 11th-12th में, पूरे सिलेबस में 11th में भी 12th में मिला करके, यानी 11th-12th के 2 साल के फिजिक्स मिला करके 2-3 फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जो टेंसर होंगे, ना पूरी तरह स्केलर ना पूरी तरह वेक्टर। तो उनको भी 11th-12th में आपको कहा गया है कि उनको भी आपको क्या मान लेना है बच्चों, स्केलर। जो टेंसर होंगे उनको भी यहां क्या मान के चलेंगे, स्केलर। तो टेंसर को भी अपने सिलेबस में, यानी 11th-12th में टेंसर क्वांटिटी को भी क्या कह दिया गया है, स्केलर। जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, एक भी क्वेश्चन सुन लीजिए, ना बोर्ड में और ना किसी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे जेईई मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, कोई भी टेंसर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। टेंसर हायर एजुकेशन में जब जाएंगे, मतलब कि पीजी करेंगे, तो वहां पे टेंसर आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पे टेंसर जो मिलेगा उसको भी स्केलर बोल देंगे। इसीलिए जब हर टीचर क्या लिखवाएंगे कि 2 तरह के होता है, वेक्टर और स्केलर। बिल्कुल, आपसे भी कोई पूछेगा कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, तो आप भी 2 ही बताएंगे, स्केलर और वेक्टर। लेकिन कोई अगर जिद करे, ज्यादा काबिल बने कि नहीं हम 3 जानते हैं, तब उसको बताओ कि हाँ हम भी 3 जानते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में वो नहीं है। बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज यहीं पे बात को रोकेंगे। अब एकदम डिटेल में समझेंगे कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या। अभी तो सिर्फ कैसे इसका जन्म हुआ ये जाने, अगले लेक्चर में डिटेल में एकदम स्टडी करेंगे सारे के बारे में बच्चों। अभी यहीं तक आज की बात को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। आज की बात को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।